जैसे हमने हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन देखे थे, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे सुधार आंदोलन चले। और मुस्लिम सुधार आंदोलन में एक जो बड़े लीडर थे जिनका नाम था सैयद अहमद खान, और उन्होंने आंदोलन जो चलाया, इसके लिए सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो चाहते थे कि हर मुस्लिम पश्चिमी शिक्षा लेकर थोड़ा शिक्षित हो और उसके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति है। तो इसके लिए अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अहमद खान ने चलाया, और ये कहते थे कि भाई ज़कात बांटना या हज यात्रा करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि आप शिक्षा पे ध्यान दो, जिससे हमारे समाज का सुधार हो। तो सैयद अहमद खान उन्हीं लीडरों में से एक थे जो इस बात की बात करते थे, और इसके लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में, हमने देखा भी, मुस्लिमों के सहयोग से सैयद अहमद खान ने खोली। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद ही दो ग्रुप में मुस्लिम समाज एक तरीके से चला। एक था जो सुधारवादी तरीके से अपने समाज में सुधार चाहता था, पश्चिमी शिक्षा चाहता था, जिसको लीड किया सैयद अहमद खान, और इसीलिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बनाया। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी था जो ब्रिटिश के साथ नहीं रहना चाहता, और उनका मेन मकसद था कि हमें पश्चिमी शिक्षा नहीं चाहिए, हमें अपने धर्म को बचा के रखना है, और अपने धर्म को बचा के ही कहीं ना कहीं हम प्रगति कर सकते हैं। और इसके लिए जो आंदोलन चला मुस्लिम सुधार में, उस आंदोलन को हम जानते हैं देवबंद। देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत है 1867 के आसपास होती है, और इसमें दो इनके एक प्रमुख लीडर थे। एक थे अब्दुल रशीद गंगोई। अब्दुल रशीद गंगोई इन्होंने कहीं ना कहीं सैयद अहमद खान की जो बात थी उसके खिलाफ अपना आंदोलन स्टार्ट किया, और इन्होंने बोला हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में कोई दिक्कत नहीं, ये सैयद अहमद खान जी थोड़े ज्यादा पड़ गए और ये ब्रिटिश की नौकरी करते हैं, तो इन्होंने अपने ईमान को या अपनी परंपरा को कहीं ना कहीं गहने रख दिया है अंग्रेजों के। और इनका साथ दिया अब्दुल रशीद गंगोई का कासिम ननौतवी जी ने। तो ये दो लीडर उठ के आए जो खिलाफ थे किसके, पश्चिमी शिक्षा के। वही सैयद अहमद खान पश्चिमी शिक्षा के साथ थे, और ये चाहते थे कि भाई परंपरागत जो इस्लाम है उसको हम बना के रखें। परंपरागत इस्लाम हमारा बहुत अच्छा है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसी को हम लोग बना के रखेंगे, उसके साथ ही हमें सुधार करना है, उसके द्वारा ही हमें सारी चीजें चलना है। और इस्लाम की हज यात्रा में या ज़कात फ्री में भंडारा करने में कोई दिक्कत नहीं, बस सैयद अहमद खान की जो दिक्कत है। इसलिए हमेशा देवबंद और अलीगढ़ आंदोलन, जिसके सैयद अहमद खान थे, इन दोनों में शत्रुता का संबंध हमें दिखाई देता है। एक तरफ ये बोलेंगे पश्चिमी शिक्षा अच्छी है, दूसरी तरफ ये बोलेंगे नहीं, हमारी परंपरागत जो शिक्षा है वो अच्छी है, और हम अपनी परंपरा को, अपनी भाषा को, उसको बचा के रखेंगे, ना कि अंग्रेजों के सामने गिरवी रख देंगे। और इन दोनों के बीच क्योंकि शत्रुता का संबंध था, और सैयद अहमद खान का अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध था, और अंग्रेजों के साथ इनका अच्छा संबंध था, और देवबंद वाले सपोर्ट नहीं करते थे किसको, अंग्रेजों वाली व्यवस्था को, क्योंकि वो परंपरागत इस्लाम पे ध्यान देते थे। इस वजह से देवबंद का और अंग्रेजों का जो संबंध था वो शत्रुपूर्ण था। और देवबंद और कांग्रेस, ये दोनों दुश्मन किसके थे, कांग्रेस जो संगठन हम देखेंगे 1885 में बनेगा, अंग्रेज कहीं ना कहीं शत्रु थे कांग्रेस के, इसलिए देवबंद और कांग्रेस की अच्छी बनी, और इन दोनों का जो संबंध था वो मित्रता का। तो हमें ऐसे चार लोगों का गुट दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ आंदोलन को लीड करते हैं,
उनका संबंध अच्छा है अंग्रेजों के साथ, क्योंकि वो पश्चिमी शिक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ जरूरी मानते थे। दूसरी तरफ देवबंद है, देवबंद वाले अपने परंपरागत इस्लाम, परंपरागत जो शिक्षा है उस नीति को कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के साथ भी और साथ में सैयद अहमद खां के साथ उनकी नहीं बनती। लेकिन वही कांग्रेस, जिसका शत्रु एक अंग्रेज थे, इस वजह से कांग्रेस की और देवबंद की तो बनेगी, लेकिन कांग्रेस की और सैयद अहमद खां की नहीं बनेगी, कि दुश्मन का दुश्मन एक तरीके से मित्र हो जाता है। तो अंग्रेज और सैयद अहमद खां ये दोनों मित्र हो गए, और वहीं कांग्रेस और सैयद अहमद खां के बीच भी बात नहीं बनती। इस वजह से जब कांग्रेस का गठन हुआ तो सैयद अहमद खां विरोध करते हैं कि भाई कांग्रेस में मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए, और ब्रिटिश लोग यही चाह रहे थे कि ऐसा कुछ ग्रुप बने जिसकी वजह से हम भारतीय लोगों के बीच फूट डाल के राज करे, कि अपनी जो नीति है उसको कामयाब बना सकें। तो इसका एक तरीका इन्होंने यही सीखा। और जबकि ये लोग थे देवबंद वाले, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और बोलते थे सबको राजनीति में शामिल होना चाहिए और कांग्रेस के साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारा एक ग्रुप बनता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। एक तरफ है सैयद अहमद खां, दूसरी तरफ है देवबंद, तीसरी तरफ आपको दिखेगी कांग्रेस, चौथी तरफ आपको दिखेंगे अंग्रेज। ऐसे ये चार का ग्रुप बनेगा। सैयद अहमद खां और अंग्रेज की बनती है, इन दोनों के मित्रतापूर्ण संबंध है। देवबंद और कांग्रेस की बनती है, इन दोनों के मित्रतापूर्ण संबंध है। लेकिन अंग्रेजों की देवबंद से नहीं बनती, शत्रु, और देवबंद की सैयद से नहीं बनती, और इस वजह से सैयद अहमद खां की कांग्रेस से नहीं बनती, इनके साथ शत्रु, और कांग्रेस की अंग्रेजों से नहीं बनती। तो ये चार गुट हमें एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई देते हैं, और इसलिए देवबंद और कांग्रेस दोनों साथ रहते हैं। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे देवबंद में भी थोड़ा सा सुधार आएगा, और ये भी बाद में जब हम स्वतंत्रता के नजदीक होंगे तो बाद में यहाँ के भी कुछ कार्यकर्ता जो है वो बोलते हैं भाई हिंदू मुस्लिम एकता तो हमें रखनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन साथ साथ अगर आज की आधुनिक दुनिया में हमें अपने समाज का विकास करना है तो पश्चिमी शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता, जो विज्ञान और तकनीक की बात करती है। हमें कुरान पढ़ना है, इन कुरान के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाना है, और इसका कारण ये है उसकी वजह से हमें आर्थिक लाभ होगा, साथ में हमारा समाज नई नई तकनीक सीखेगा, हमारे बच्चों का भी दिमाग खुलेगा, उनमें अंधविश्वास कम होगा। तो बाद में ये सारी चीजें रहती है। तो कई बार ऐसा नहीं है कि भाई सैयद अहमद खान गलत थे, सैयद अहमद खान का हमने देखा भी था, उनका मेन पर्पस था कि भाई कैसे मुस्लिम समाज में सुधार हो। जैसे राजा राम मोहन राय चाहते थे, दयानंद सरस्वती चाहते थे, साथ में स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे, ऐसे सैयद अहमद खान भी मुस्लिम के समाज में सुधार चाहते थे, और इनका इसके लिए लक्ष्य यही था कि मुस्लिम में सुधार हो, लेकिन जो साधन था वो ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज। इसलिए इनके लिए जरूरी था कि ये अंग्रेजों के साथ रहें, और अंग्रेजों के साथ रहेंगे तभी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, और उनके साथ नहीं रहते तो वो क्यों इनको जमीन देते, क्यों इनको पैसा देते कि हाँ भाई आप लोग ये बनाओ, कुछ भी उन्हें नहीं मिलता। तो इसलिए सैयद अहमद खान थोड़े से अलग दिखाई देते हैं कांग्रेस के गठन के समय, क्योंकि उन्हें डर था अगर राजनीतिक रूप से हम कांग्रेस के साथ आए तो 1857 की क्रांति के बाद जैसे मुस्लिम लोगों को दबाया, ना उन्हें शिक्षा में दाने दिया, ना उन्हें सेना में भर्ती किया, और ना उनको नौकरी मिली सरकारी, ऐसा उनके साथ दोबारा से भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सैयद अहमद खान ने विरोध किया कांग्रेस का, और उनकी एक और सोच कि दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाया जा सकता, इस सोच का भी कारण था। फिर धीरे धीरे उनकी उम्र भी हो गई थी, वरना पहले वो 1853 में कहते भी हैं कि हम दोनों साथ रहते थे, हम लोग गंगा जमुना का पानी पीते हैं और सबका रंग एक सा है, और बाद में वो कहते भी अगर हिंदू लोग भी ऐसे ही नई शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जानेंगे तो उनका भी आधुनिक तरीके से विकास होगा।
तो ये सारी चीजें मुस्लिम सुधार में थी। और एक और आंदोलन जो मुस्लिम सुधार से जुड़ा हुआ था, एक तो अलीगढ़ आंदोलन, दूसरा देवबंद, तीसरा एक और है अहमदिया। अहमदिया मुस्लिम में से ही निकला हुआ एक संप्रदाय है, थोड़े से उदारवादी होते हैं। उदारवादी मतलब प्यार से बातचीत करने वाले, थोड़ा सुधार चाहने वाले इस्लाम में, ये सारी चीज कहते हैं। और इसका जो गठन किया वो किया मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ये इसके संस्थापक थे। और मिर्जा गुलाम अहमद जी ने इसकी स्थापना की अपने समाज में सुधार के लिए। और इसका जो गठन हुआ 1889 में, 1889 में इनको बनाया। और इनके जो सिद्धांत थे बिल्कुल उदार। और एक चीज बोलते थे कि भारत में मुस्लिम और हिंदू दोनों एक तरीके से बैलगाड़ी के बैल हैं, और जब तक ये दो बैलगाड़ी के बैल साथ चलेंगे तो देश का विकास होगा। और जब एक भी बैल अपनी गाड़ी को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो हमारे समाज का पतन होगा। इसलिए इन दोनों को साथ में आना पड़ेगा, दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। और जितना हम लोग पास में आएंगे उतनी हमारी एकता बढ़ेगी, और उतनी जल्दी हम अपने दुश्मन जो अंग्रेज लोग हैं उनको हरा पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने चलाया। और इन्होंने बात बोली कि मैं हजरत मोहम्मद की तरह हूं। हजरत मोहम्मद मुस्लिमों के सबसे बड़े ईश्वर, जैसे हिंदू धर्म में राम कृष्ण होते हैं, ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े भगवानों में से या अल्लाह में से आप कह सकते हो, वो व्यक्ति हैं, ये कहते थे। और साथ में ये कहते थे कि मैं कृष्ण का अवतार भी हूं। एक तरफ मुस्लिम के अवतार की बात करते हैं, दूसरी तरफ कृष्ण के अवतार की बात करते हैं। इसका मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते हैं। और साथ में ये एक वर्ड का और यूज करते हैं, बोलते हैं कि जिहाद। जिहाद क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसमें माना जाता है कि जब मुस्लिम धर्म के कुछ लोग गैर मुस्लिमों के खिलाफ धर्म युद्ध स्टार्ट कर देते हैं कि भाई उनके धर्म को खत्म करना है, अपने धर्म को बढ़ाना है, उसी को कहते हैं जिहाद। लेकिन इन्होंने बोला कि हमें गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद को बंद करना पड़ेगा, लड़ाई को बंद करना पड़ेगा, और सभी मानवों की एकता पे बल देना पड़ेगा। और इसी के लिए इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, लोगों को भी जागरूक किया। मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों को बताया कि भाई ऐसे अगर आप करोगे तो हमारे समाज का विकास होगा। और हमारे समाज का विकास होगा, लोगों में चेतना आएगी, तो उसी से तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होगा। और इसके द्वारा ही हमारे यहाँ से अंग्रेज भारत को छोड़कर बाहर जाएंगे। तो ये सारी बातें अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। तो मुस्लिम धर्म से सुधार से जुड़े हुए जो आंदोलन थे उसमें ये तीन प्रमुख आंदोलन है। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अलीगढ़ आंदोलन किसने किया, एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन होगा कि किसने स्टार्ट किया, सैयद अहमद खान या फिर अब्दुल रशीद गंगोई या कासिम ननौतवी। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन आपको होगा देवबंद, उसके साइड में भी कुछ लिखा होगा, बताइए मिर्जा गुलाम अहमद। और अहमदिया तो नाम से ही पता चल रहा है मिर्जा गुलाम अहमद। ऐसे ही इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको पूछा जा सकता है, 1875, देवबंद 1867। वैसे अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1860 से, जब सैयद अहमद खान, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो शुरुआत की 1875 में की, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन हुआ। देवबंद आंदोलन स्टार्ट हुआ 1867 में सैयद अहमद खान के जवाब में, और अहमदिया आंदोलन उसके बाद 1889 में। मुस्लिम धर्म में एक और समूह जो अपनी आवाज उठाना चाहता था, उन्होंने ये सब किया। और इन्होंने, अहमदिया जी ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने, इन्होंने एक बुक भी लिखी, बहरीन उल अहमद। ये भी पता चल रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा बहरीन उल अहमद। और इसका मेन मकसद भी क्या था? एक तरीके से एकता की बात करना। ये बोल रहे थे कि सब इंसान एक है, अल्लाह ने सबको एक सा बनाया है, किसी में कोई कमी नहीं है, सब एक समान है। तो ये आपसे एक तरीके से पूछा जाता है। और अब हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सारे चरण हो गए।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा बार बार दिखाई देती है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के सुधार आंदोलन हो या हिंदू धर्म के हो या किसी और धर्म के, उन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं महिला समस्याएं हैं। और इसी से जुड़ा हुआ आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलोचनात्मक वर्णन करो कि भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में नारी थी। ये क्वेश्चन आप लिख लेना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में नारी थी, इस कथन का समालोचनात्मक वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको भूमिका में क्या बताना पड़ेगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, उसके बाद क्या बताने बोलेगा केंद्र में नारी, इसका मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसका मैं भी बताता हूं कि भाई कैसे हम कह सकते हैं कि केंद्र में नारी थी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इससे पहले एक अंबेडकर जी का कथन, अंबेडकर जी एक बात कहते थे कि दुनिया में वे राष्ट्र महान कहलाए जिन्होंने अपनी महिलाओं को सम्मान दिया। सम्मान दिया। वे लोग महान कहलाए, वे राष्ट्र महान कहलाए जिन्होंने अपनी महिलाओं का सम्मान किया। और ताज्जुब की बात नहीं है, विश्व में कुछ ही राष्ट्र महान है। तो एक तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं समाज की, कि जिस समाज ने अपनी आधी आबादी 50% आबादी जो महिला होती है उसको सम्मान दिया, तो वो राष्ट्र महान बन गया, एक सुपर पावर बन गया। चाहे वो एग्जाम्पल हो यूएसए का या यूरोप का या जापान का या चीन का, जिस तरीके से आर्थिक रूप से उभार हो रहा उसका। जैसे हम बात करें यूरोप में, नौकरी में जो महिलाएं हैं जो घर से बाहर काम करती हैं उनका परसेंट 80% से भी ज्यादा है, और चाइना में ये 70% प्लस दिखता है, और वही इंडिया में 24% बस। और ये कारण माना जाता है कि हमने अपने जो 50% संसाधन है उसका सही से उपयोग नहीं किया। और इससे भी खराब हालत हमारी कब थी, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, क्योंकि उस टाइम तो पुरुषों को ही नौकरी नहीं मिल रही थी, महिलाओं को नौकरी कहां से दी जाए। तो उस टाइम भी हालत बहुत खराब थी। तो अंबेडकर जी इस बात को बोलते हैं, और बोलते हैं जिस समाज में महिलाओं को सम्मान हम देते हैं उस समाज का अपने आप विकास हो जाता है। और एक महिला का जो जुड़ाव होता है, क्योंकि अगर हमें राष्ट्रीय आंदोलन करना है तो बात इसकी नहीं कि महिला को चेतना मिले, बात इसकी भी है पुरुष भी घर से बाहर तभी निकलेगा जब महिला जागरूक होगी। क्योंकि वो पुरुष किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, या किसी का दोस्त हो सकता है। और जब तक ये महिला अलाउ नहीं करेगी या उसको भरोसा नहीं दिलाएगी, आत्मविश्वास नहीं दिलाएगी, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। और ये बाहर ही नहीं जाएगा तो राष्ट्र के लिए एकता कैसे आएगी या राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलेगा। तो इसके लिए भी जरूरी था कि महिलाओं को हम लोग जागरूक करें या राष्ट्रीय आंदोलन में लाएं। और दूसरा बड़ा कारण इस महिला से ही निर्धारित होता है कि घर के जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका जीवन कैसा होगा। जैसे हमारे घर में या हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लेकर, जैसे रेप की समस्या अक्सर हमें देखने को मिलती है। उसका कारण भी यही है कहीं ना कहीं महिला शिक्षा का कम होना। और महिला शिक्षा कम हुई तो इस वजह से पुरुष के मानसिक चेतना, जिसका सबसे पहला गुरु उसकी माई होती है, उसकी मानसिक चेतना का विकास नहीं हुआ।
या उसने गलत तरीके से ज्ञान बटोरा और उस वजह से नुकसान भी हुआ। और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे जो किस्से हैं उनकी भी बात करते हैं, जैसे सास बहू की लड़ाई। ये आपने सुना होगा, हमारे समाज में चलता है कि सास और बहू लड़ती रहती है। इसमें दोनों महिलाएं हैं और दोषी किसको माना जाता है? दोनों को माना जाता है कि भाई सास नहीं चाहती अपना अधिकार छोड़े, बहू भी नहीं चाहती अपना अधिकार छोड़े। लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है ये कोई नहीं बता। इसका जो प्रमुख कारण है, एक बेटा जिसको उसकी माँ ने लगभग 25 वर्ष तक पढ़ाया लिखाया और मान लेते हैं उसे पैसे मिलते हैं 50,000, तो वो उसे भविष्य की उम्मीद करती है कि उसे कुछ मिलेगा, आर्थिक रूप से भी मिलेगा, सामाजिक रूप से भी सम्मान मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बहू अपना जीवन छोड़ के पूरा आई है इस बेटे के ऊपर ही या अपने पति के ऊपर, उसे भी बहुत सारी चीजें चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है इन दोनों महिलाओं का एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना। जैसे पहले ही 50,000 कमाता था, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक इसकी शादी हुई और इसकी इनकम 2 लाख या 4 लाख हो गई। अचानक तो कुछ होता नहीं। पहले 50,000 में इसे अपनी माँ को देना पड़ता था और कुछ खर्च इसका था तो आराम से चल जाता। लेकिन अब इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़, अपनी पत्नी का भी खर्चा है और माँ बाप का भी खर्चा है। उस वजह से जो आर्थिक संसाधन है परिवार के वो कम हो गए। आर्थिक संसाधन कम होने की वजह से अब या तो ये माँ को गोलगप्पे नहीं खाने, बहू को चीकू नहीं खाने, तो कहीं ना कहीं टकराव हुआ चीजों को लेकर। और उसका कारण है इन दोनों महिलाओं का खुद में आत्मनिर्भर नहीं होना। ये डिपेंड है किसी और पर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। और उस चक्कर में जब ये संसाधन या उनकी जो मांगे हैं या व्यक्ति की जो सामान्य चीजें होती है उनको पूरा नहीं कर पाता, तो उसके बाद लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ माँ है जिसने उसे जीवन दिया, दूसरी तरफ वाइफ है जो अपना पूरा परिवार या पूरा भविष्य उसके साथ जीना चाहती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये सारी दिक्कत होती है। और अगर ये महिलाएं खुद सक्षम होती कहीं ये परेशानी नहीं आती। उसका रीजन ये होता क्योंकि उनको आर्थिक परेशानी नहीं होती और ना उनके पास इतना समय होता कि वो लड़ती। इसलिए बोला जाता है कि महिलाओं को शिक्षित करना और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा ही हमें उस टाइम भी लगा। राष्ट्रीय चेतना के लिए भी जरूरी है आधी आबादी हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था में योगदान दे। और ये जो कारण जो हम मजाक मजाक में बोलते हैं भाई सास बहू के झगड़े चलते रहते हैं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के आर्थिक सामाजिक स्तर में छिपा है, जो एक तरीके से महिलाओं को उनके तरीके से उनका जीवन जीने में रोकते हैं या बाधा डालते हैं। और वही दूसरा किस्सा भी आपने चला होगा, स्त्री बहुत बातून होती है, बहुत ज्यादा बात करती है। जहां दो स्त्री मिल जाए तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बात ही खत्म नहीं होती। या पति नौकरी कर गए तो भी उससे बात करती है। तो ये कहने को तो ऊपर स्तर पे ये कि भाई स्त्री बातून होती है, लेकिन इसका भी तो कुछ कारण होगा। अगर हम मानव स्वभाव की बात करें तो इंसान वैसे एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब अकेले रहना नहीं चाहता, समूह में रहना चाहता। लेकिन हमारा समाज का संरचना ऐसी है कि पुरुष को तो बाहर जाने का मौका मिलता है कि बाहर का सारा काम पुरुष का है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, उसे ऑफिस जाना हो, और घर का सारा काम वो किसके हाथ में? महिला के। और महिला को घरेलू कार्य दिए जाते हैं, उसे ज्यादा बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता। और ये पुरुष पूरे दिन 8 घंटे काम करता है, साथ में अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में जब पार्टियां होती है वो भी कर लेता है। तो इसको अपना एक समूह मिल जाता है। लेकिन महिला के साथ दिक्कत क्या है? समूह है ही नहीं, घर में काम करना। और ये दिक्कत शहरों में और ज्यादा हो जाती है। जब महिला शहर में आती है तो शहर में बड़ा परिवार भी नहीं है, तो वहां पे और बात करने को नहीं मिलता। तो सुबह से लेके शाम तक
जो फोन पर या आसपास जो भी घटनाएं उसने सुनी होती है, तो वो बताना चाहती है अपने पति को। लेकिन जैसे ही वो आया, बोला अरे ऐसे ही मेरा थका हुआ हूँ। लेकिन उसका कारण भी क्या है? मानव का एक तरीके से नेचर, उसका व्यक्तित्व उसे बताता है कि भाई बोलना जरूरी है। हम भी जैसे 10-15 दिन जब बोलते नहीं, अकेले रहते हो, बहुत दिक्कत होती है, चाहे पुरुष हो या महिला। और इस पुरुष की बातचीत की सारी बातें बाहर हो गई, लेकिन महिला की सारी बातें नहीं हो पाई, या उसे सोर्स ही नहीं मिला कि जिससे वो बात कर सके। इस वजह से महिला बात नहीं होती है, उसका कारण भी है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की परिस्थितियां जिम्मेदार है, जिसने श्रम का विभाजन कर दिया। वहीं आप देखेंगे जो महिला रोजगार करती है या वो भी काम करती है, तो उस महिला के पास भी टाइम नहीं होता बात करने, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता है, ऑफिस का काम भी करना है, और फिर उसकी बातचीत की जो भी चीजें हैं वो ऑफिस में हो जाते हैं। कभी किसी की पार्टी हुई, कभी ट्रिप गया, कभी ऑफिस का काम करना है उसको लेके बातचीत हुई, ऑफिस में लंच हुआ, तो उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाती है। तो इसका कारण भी क्या है? महिलाओं को बाहर जाने की इजाजत ना देना। इस वजह से महिला बातों नहीं आई। ऐसा ही हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकर्ताओं को लगा कि अगर हमें अपने समाज का सुधार करना है, तो उससे पहले महिलाओं का सुधार करना होगा। और महिलाओं में जागरूकता और सुधार के लिए ही इन सारे मुद्दों से, जो छोटे छोटे मुद्दे थे, चाहे सास बहू का मुद्दा हो या स्त्री बातूनी होती उसका मुद्दा हो, उसकी जड़ में हो गए। और इसीलिए नारी चेतना को केंद्र में रखा, किसके? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे हमने देखा 1829 में सती प्रथा, जो भी शोषण हो रहा था ज्यादातर हमारे समाज में, वो महिलाओं के खिलाफ ही था, पुरुष के खिलाफ ज्यादा नहीं था। सती प्रथा में महिला कोई कहीं ना कहीं पूरे जीवन का अंत हो जाता था उसके पति के बाद। साथ में विधवा प्रथा, वो भी महिला के साथ जुड़ी हुई थी, और उसका भी प्रभाव महिला के साथ साथ हमारे समाज पर बहुत बुरा पड़ता। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पिताजी मर ही गए, और साथ में माँ को भी मार दिया हमारे समाज की कुरीतियों ने, तो उन बच्चों के जीवन का क्या होगा? या उस परिवार का क्या होगा जो उस बच्चे थे, माँ बाप थे। ऐसे ही विधवा प्रथा में महिला को अलग अलग तरीके से बोला जाता था, देखो अपने पति को खा गई, कोई और इससे शादी करेगा उसको भी खा जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में जुड़ते हैं। इसलिए समाज सुधारकों ने ब्रिटिश टाइम में इन्हीं चीजों पर जोर दिया, और साथ में ही हमारे समाज में जो घूंघट प्रथा चलती है, वो भी इसका एक वो था। साथ में दहेज प्रथा जो थी, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई थी। और दहेज प्रथा में भी आप देखेंगे, दहेज जो लिया जाता है उसमें नाम किसका लगता है कि भाई लड़का बोलेगा मैं तो कुछ नहीं चाहता था, बस मम्मी का मन था गाड़ी मिल जाती। लेकिन कितनी बार मम्मी उस गाड़ी में बैठती है सबको पता है, यूज उसको पुरुष ही करता है, लेकिन नाम खराब किसका होता है? माँ का। उसका कारण भी पुरुष का ही एक मानसिकता, जो महिलाओं को एक तरीके से घेरने की कोशिश करता है। और जब जो महिला आती है शादी होके, तो उसे सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि घर परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, उनके पिताजी ने कहीं से ऋण लिया, कहीं से कर्ज लिया, उसके बाद वो गाड़ी दिलाई। तो उन्हें आते ही लगता है कि अगर ये सासू बीच में नहीं बोलती, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में कम से कम कर्ज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन असल में उसका भी जिम्मेदार एक पुरुष ही है, जो उसकी इच्छाएं हैं वही गाड़ी चलाता है। और महिला को भी जब तक शादी होगी तब तक तो गाड़ी में ले जाए, उसके बाद नहीं। 1-1.5 साल तक वो चीजें चलती हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ही घूमने का उसका वो रहता है। तो ये सारी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में थी, यही हमको एक तरीके से शोषित कर रही। और हम देखें बाल विवाह, उसमें भी शोषित महिलाएं थी। पुरुष की उम्र ज्यादा, महिला की उम्र बहुत कम। कई बार तो 10 साल की महिला है, 60 साल के पति से शादी हो गई, 1 साल में पति मर गया, और छोटी सी बच्ची को 10 साल की को कह रहे हो चलो तुम्हें जाना है। इसलिए बाल विवाह भी कहीं ना कहीं महिलाओं से ही था।
और साथ में ही जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के व्यक्ति थे वो शिक्षित थे और मध्य वर्ग से थे, और मध्य वर्ग की समस्याएं भी कहीं ना कहीं महिलाओं से ही जुड़ी हुई थी। और साथ में ये नगर में भी थे, शहरों में, और नगरों में इन्हें किसान मजदूर से ज्यादा जो समस्या दिखी वो महिला की। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसके केंद्र में नारी थी। तो आप जब लिखोगे तो उसमें सबसे पहले आप भूमिका दोगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसका मेन मकसद धर्म के माध्यम से हमारे समाज में सुधार करना। लेकिन समाज में सुधार का जो कुरीतियां थी वो ज्यादातर महिलाओं से जुड़ी हुई थी। इसमें सती प्रथा हो, विधवा प्रथा हो, घूंघट प्रथा हो, बाल विवाह हो या देवदासी प्रथा हो, इन सब के खिलाफ हमारे समाज सुधारकों ने कहीं ना कहीं सुधार की बात की, आंदोलन चलाए। और अंत में हम निष्कर्ष देंगे, लेकिन आज भी ये सुधार पूरे नहीं हुए। जैसे हम बात करें आधुनिक काल की, तो हमारे देश की 50% आबादी महिला है। लेकिन हम बात करें हमारी संसद में, जो हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें कितनी परसेंट महिलाएं? तो मुश्किल से 13%। 50% आबादी, 13% महिला, तो आप सब सोचिए कैसे उनके लिए न्याय की बात होगी। हर बार एक बिल तो आता है कि भाई महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए संसद की सीटों में, लेकिन कोई भी पार्टी उसे पास नहीं करती। उसका कारण क्या है? हर पार्टी का जो मेन मुखिया है या ज्यादातर जो एमपी है, सांसद हैं, वो पुरुष है। और उन्हें लगता है अगर 50% महिला के लिए निर्धारित कर दी तो हमारे लिए सिर्फ 50% और 50% में ज्यादा कंपटीशन होगा, तो हमारे लिए सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो कभी उस बिल को पास ही नहीं हो रहे। और दूसरा, इसी की वजह से महिलाओं के लिए कई बार जो हम कानून बनाते हैं वो हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा या उनके आर्थिक उत्थान में ज्यादा योगदान नहीं दे पाते। उसका रीजन महिलाओं की राय उसमें शामिल नहीं होती। जैसे भारत में रेप, इतने ज्यादा कानून बनने के बावजूद भी भारत में रेप कम नहीं हुए या महिलाओं का शोषण कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ ही रहा है। उसका कारण उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो विचार था कि भाई कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे पुरुष क्या देगा, पुरुष एक एग्जांपल देगा, भाई महिलाओं को और पुरुष के लिए अलग अलग स्कूल होना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये समाज का हिस्सा है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और जब तक दो पुरुष और महिला को आप अलग रखोगे तो समाज में दिक्कत और बढ़ने वाली है। जैसे हम बात करें, एक पुरुष है जो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें सिर्फ उसे 2 महिलाएं दिखती हैं और 40 बॉय दिखते हैं उसकी क्लास में, तो इस मामले में वो थोड़ा हिंसक होगा महिला के खिलाफ। उसका कारण क्योंकि उसका ज्यादा परिचय नहीं होगा, एज अ दोस्त के रूप में उनकी समस्याएं भी नहीं जानता और संवेदनशीलता भी नहीं। लेकिन उल्टा हो जाए कि 40 महिला और 2 पुरुष, तो आसानी से उनकी संवेदनशीलता समझेगा। क्यों? क्योंकि उसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और ये चीजें जितनी जल्दी हमारे समाज में हो जाए, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाएं भी उतनी ज्यादा हो। तो जो भी रेप के केस होते हैं, महिलाओं के खिलाफ शोषण होता है, उसका कारण एक दूसरे से परिचय ना हो। और जब परिचय नहीं होता उसके बाद पुरुष थोड़े गलत निर्णय लेता है या कहो उसके अंदर की मानसिक चेतना या हैवानियत जागती है। तो इसके लिए अलग अलग स्कूल चलाने की जरूरत नहीं, साथ में स्कूल चलाने की जरूरत है और दोनों को एक दूसरे से परिचय होने की जरूरत है, जो हमारे समाज का मुख्य भाग है। उसके अलग होने से हमें दिक्कत होगी, ना कि साथ होने से। तो सबसे पहले हमें जो आधुनिक काल में करना चाहिए, पहला राजनीतिक अधिकार महिलाओं को देना चाहिए, संसद में उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए जिससे कानून का निर्माण अच्छा हो। दूसरा, आर्थिक स्तर पे महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, उन्हें शिक्षा और रोजगार, जैसे हमने देखा 24% बस रोजगार है, उसमें योगदान बढ़ना चाहिए। जैसे हम बात करें, अगर कोई सामान्य महिला है और दूसरा एक पुलिस महिला है, तो कोई भी पुरुष किसको छेड़ेगा? पुलिस वाले को छेड़ेगा तो उसे पिटाई लगी, उसे भी दिख रहा है। उसका कारण महिला के पास शक्ति है, लेकिन दूसरी महिला जो सिविल वर्दी में है, मतलब उसके पास पुलिस वाली वर्दी नहीं, तो उसको ज्यादा छेड़ने के चांस है या उसके खिलाफ हिंसा होने की चांस। ऐसे ही हमारे परिवार में होता है,
अगर महिला सशक्त है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसकी काफी इज्जत होती है घर परिवार में, और साथ में उसका शोषण भी कम होता है। लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ना समाज में इज्जत रहती है, और ना उसके निर्णय जो राजनीतिक रूप से हमारे परिवार में मानने चाहिए वो भी मान्य करते। तो इसलिए भी महिला का सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और भारत को अगर अभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको सफल बनाना है, तो महिलाओं की आबादी बहुत जरूरी है। आधी आबादी के बिना आप ये सब नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन में आप ये ले सकते हो, और साथ में निष्कर्ष में आप ये भी दे सकते हो कि दुनिया में भी वही राष्ट्र महान कहलाए अम्बेडकर जी ने कहा, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो कि कैसे ये महिलाओं के लिए हुआ, और अलग अलग ये उदाहरण भी आप दे सकते हो, और आधुनिक काल के उदाहरण आप आगे की दिशा जो निष्कर्ष हम लिखेंगे उसमें दे सकते हो कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। समस्याएं तो है, लेकिन जो सामाजिक धार्मिक सुधार चले वो आजादी के बाद अभी भी अधूरे हैं। महिलाओं को अभी भी पूरा अधिकार मिला नहीं है, और उस अधिकार को दिलाने के लिए उन सुधारों को हमें आगे और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे। तो ये हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। अगला जो हमारा पार्ट नेक्स्ट यूनिट बनता है वो है इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी, और भारत में पहली बार सब लोग राष्ट्रीयता की बात करने लगे, एक देश की बात करने लगे। और उसके कारण क्या थे, और साथ में कांग्रेस का जो गठन हुआ उसने क्या भूमिका निभाई उस राष्ट्रीयता को बनाने में। इसीलिए अब हम अगला चरण जो पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, चाहे उग्रवादी हो, उदारवादी हो या क्रांतिकारी हो। अलग अलग तरीके से जिसका जैसे विचार था उस हिसाब से सबका लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। और उस लक्ष्य के तरीके अलग अलग थे। जैसे गांधी जी अहिंसा आंदोलन से करेंगे, भगत सिंह थोड़ा हिंसा से करेंगे, क्रांतिकारी के माध्यम से, लेकिन सबका रीजन एक ही है कि हाँ भाई वो अंग्रेजों से भारत को आजाद करना चाहते थे, और हम भारत का ऐसा निर्माण करें जहां सभी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आजादी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्भव का कारण, क्यों भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। और यहाँ पर राष्ट्रीयता का मतलब क्या है, अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रवाद कैसे जागा, तो यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब था भारत और ब्रिटिश के लोगों के बीच हितों को लेकर होने वाला टकराव। भारत एवं ब्रिटिश के लोगों के बीच हितों को लेकर हो रहा टकराव। एक तरफ ब्रिटिश लोग जो ये चाहते थे कि भारत को अपना गुलाम बनाए रखा जा सके, इसलिए जिससे हम संसाधन अपने लेके जा सकें, कहां पर, ब्रिटेन, और उससे हमारा औद्योगिक क्रांति है। लेकिन भारतीयों के हित में ये नहीं था, क्योंकि अगर हमारे संसाधन वहां चले गए तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था ना। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश की गुलामी की बेड़ियां अभी भी हमें जकड़े रखें। हम इससे इसलिए स्वतंत्र होना चाहते थे, और इसीलिए हमारे देश में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, अपने एक शत्रु को देखते हुए सबको समझ आया, चाहे किसान हो या पढ़ा लिखा वर्ग हो या उद्योगपति हो, सबको एक बात समझ आई, हम सबका शत्रु एक है, और वो शत्रु है अंग्रेज। और हम सबको मिलके अपने अपने तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाना है। तो इसीलिए मैंने कहा भारत एवं ब्रिटिश के लोगों के बीच हितों को लेकर टकराव, और हित किसको लेकर थे, संसाधन के उपयोग, कि भारत में जो लोहा है, कोयला है, वो ब्रिटिश जाएगा या भारत रहेगा, संसाधन को लेकर। इसलिए इसकी वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और इसके बहुत सारे कारण
पहला जो कारण है, ये तो हमने देखा राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की डेफिनेशन क्या। अब हम देखेंगे अलग अलग कारक। सबसे पहला कारक ब्रिटिश की आर्थिक नीति, ब्रिटिश की आर्थिक नीति, जिसने अपनी भू राजस्व नीति के द्वारा हमारे किसानों का शोषण किया। जिसमें एक नीति हम पढ़ते हैं भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी या महाल बाड़ी। ये भू राजस्व नीति ने हमारे किसानों से उत्पादन में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बोला ये जमीन पर कर है इसलिए जिससे हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और साथ में हमने देखा कैसे ब्रिटिश लोग हमारे किसानों से जबरन वसूली करते थे खाद्यान्न की, और साथ में ही अगर बाढ़ आ जाए या कोई आपदा आ जाए उन्हें कोई मतलब नहीं होता, बोले हमें चाहिए तो चाहिए, ये तुम्हारा मामला है, बाढ़ आई नहीं आई, हमें बस अपना पैसा वसूल करना, अपने संसाधन वसूल करने। तो पहला तो इनकी भू राजस्व नीति जिसने हमारे किसानों का शोषण किया। शुरुआत हुई 1757 से, जब इन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल को जीता, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अवध, मराठा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों पे भी कब्जा करके किसानों का शोषण बना। और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी दो ही पिलर पर टिकी थी, एक तरफ कृषि, दूसरी तरफ हस्तशिल्प, और इन्होंने इन दोनों पिलर को ही खत्म कर दिया। कृषि को खत्म कर दिया, एक तो भू राजस्व नीति और दूसरा कृषि का वाणिज्यीकरण, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई अब आप लोगों को खाद्यान्न फसल नहीं उगानी, बस आप लोगों को नगदी फसल उगानी है। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए थी, इनको नील चाहिए था, तो हमारे किसानों से नील उगवाया जबरदस्ती। इन लोगों को कपास चाहिए था तो कपास उगवाया, जूट चाहिए था जूट उगवाया, अफीम चाहिए था अफीम उगवाया। लेकिन इसके बदले हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। जैसे आज भी हम नगदी फसल उगाते हैं, हमारे यहाँ गेहूं होता है या चावल होता है, धान होता है, तो उसका हमें एक प्राइस भी मिलता है मार्केट से, लेकिन ये ऐसे नहीं करते थे, खर्चा सारा हमारा, और जैसे ही उत्पादन तैयार हो गया हमारी फसल, सस्ते रेट पे लोग हमसे खरीद लेते, और जब नहीं देते तो पिटाई अलग से खानी होती। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने जो हमारा शोषण किया, उसकी वजह से राष्ट्रवाद विकसित हुआ, और हमें पता चला कि हमारी भुखमरी का, हमारी गरीबी का, हमारी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश लोग हैं। इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है। और हम देखेंगे भी, दादा भाई नेहरू जी कहते हैं धन की निकासी। धन की का निकासी का मतलब हमारी संपत्ति का बेटेन जाना, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ ना मिलना। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे जाओ, 50 रुपए लेके जाओ, और वो कोल्ड ड्रिंक तो आपको दे ही नहीं, साथ में पैसे भी लूट ले, और अलग से पीते अलग से, तो आपके पैसे की धन की निकासी हो। ऐसे ही ब्रिटिश वाले हमारा कोयला, हमारा लोहा, हमारी फसल सब लेके गए, लेकिन बदले में हमें पिटाई मिली, कुछ फायदा नहीं मिला। तो ये ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने जो हमारे देश में शोषण किया, हम लोगों को पिछड़ा बना दिया, गरीबी हो, भुखमरी हो, अकाल हो, 10-10 लाख लोग एक साथ मरते थे। क्यों? क्योंकि खाने को ही नहीं होता। तो इस वजह से हम में थोड़ा गुस्सा आया, और जब हमें ये बातें पता चली, शुरुआत में किसान लोग भी सब जमींदार और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। हमने देखा दक्कन का दंगा, उसमें किसान किसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं? साहूकार के खिलाफ। पावना विद्रोह में भी ऐसा ही होता है, वो बोलते हैं हम रानी और महारानी की बस रैयत बनना चाहते हैं, उसके लिए खेती करना चाहते हैं, जमींदारों के लिए नहीं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उन किसानों को पता ही नहीं था कि असल में हमारा दुश्मन ब्रिटिश लोग हैं। जमींदार और साहूकार तो मोहरे हैं, जिनका उपयोग ब्रिटिश लोग उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनका असली चेहरा दिखे नहीं। तो इस वजह से हम लोगों में एकता आई अपने शत्रु को पहचानने के बाद, कि भाई हम सबका शत्रु एक है, अंग्रेज। किसकी वजह से? आर्थिक शोषण की वजह से। अगला, ब्रिटिश ने जो संचार प्रणाली विकसित की, संचार प्रणाली, चाहे इन्होंने रेलवे बनाई हो, चाहे इन्होंने रोड बनाए हो,
जिसका मेन मकसद तो ये था कि भारतीय सामान को कैसे बंदरगाह तक पहुंचाया जाए और ब्रिटिश का तैयार माल कैसे भारतीय बाजार तक पहुंचाया जाए। मेन मकसद यही था, चाहे बंदरगाह बनाए हो। और इनसे जब धीरे धीरे हम लोग आपस में बैठने लगे, जैसे रेलवे में भारतीय लोग भी बैठने लगे, हमारे राजनेता एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे इन संसाधनों का उपयोग करके, और साथ में दक्षिण भारत का एक व्यक्ति उत्तर भारत आया, उत्तर भारत का एक व्यक्ति दक्षिण भारत गया, गुजरात का इधर गया बिहार साइड, बिहार वाले गुजरात आए, तो उन्हें एक चीज समझ आई कि तुम्हारे यहाँ भी गोरे रूल करते हैं, हमारे यहाँ भी गोरे रूल करते हैं, और वो लोग हमें भी परेशान करते हैं, तुम्हें भी परेशान करते हैं। तो इस संचार व्यवस्था ने कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता लाई, और लोगों को समझ आया हमारा तो सबका शत्रु एक ही है, हम फालतू में दर दर ढूंढते रहते हैं, कभी उस जमींदार को मारो, कभी उसको मारो, सबको मिलके एक को तो मारना है। और हमें पता भी नहीं था कि जो हम लोगों को पकड़ रहे हैं उनमें जो लोग शामिल हैं, चाहे सेना में हो, पुलिस में हो, ज्यादातर खुद ही भारतीय हैं। और ये सब पहले क्यों नहीं पता था? क्योंकि सब अलग अलग देश मानते थे अपने आप को। जब मराठाओं की पिटाई हुई बंगाल शांत रहा, बंगाल की पिटाई हुई मराठा शांत रहा, तो वो लोग एक राष्ट्र के रूप में साथ ही नहीं आ पाए। इस वजह से उन्हें लगा कि भाई हम लोग अलग अलग हैं, और इस चीज का पूरा फायदा इन्होंने उठाया। तो इससे हमारी राजनीतिक एकता बढ़ी, आपसी समझ बढ़ी, इससे भी हमारे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला, ब्रिटिश की शिक्षा नीति जो लाई इसलिए गई थी कि ऐसे भारतीय बनाए जाए जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन आचार विचार में पक्के अंग्रेज। देखने में लगेंगे कि हाँ भाई भारतीय है, लेकिन कोट पैंट पहनेंगे, सिगरेट पिएंगे, ब्रिटिश की तरह इंग्लिश भाषा का यूज करेंगे, इसलिए इन्होंने शिक्षा नीति लाई। लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा जान लगे, पहले भारत में बहुत सारी भाषाएं थी, दक्षिण भारत को हिंदी नहीं आती थी, उत्तर भारत को तमिल तेलुगु नहीं आती थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा ने उस सेतु की तरह काम किया जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाए। और फिर हमें समझ आया कि भैया सबके लिए एक ही कारण है। और साथ में इन शिक्षित भारतीयों ने जब ब्रिटिश के काम कर रहे थे लोग, तो इन्होंने इनकी पुस्तक भी पढ़ी, रूसो को भी पढ़ा, मैकियावेली को भी पढ़ा, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीयता की बात की। तब इन लोगों को समझ आया हम भी तो राष्ट्र बन सकते हैं, हम राष्ट्र क्यों नहीं है। और इन लोगों में जब ये समझ आई तो इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी निकाली, अखबार निकाले, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी निकालेंगे, स्वामी विवेकानंद भी अपना पत्र निकालेंगे। तो इन पत्रों से, अखबारों से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। जो पढ़ना जानता था वो चौराहे पे आराम से बताता था कि ब्रिटिश लोगों ने आज इतने भारतीयों को मार दिया, ब्रिटिश लोगों ने जबरन वसूली की नील की, और साथ में जो छोटे छोटे विद्रोह होते थे उनकी बातें भी लोगों तक जाने लगी, चाहे नील विद्रोह हो या चंपारण का सत्याग्रह हो। तो लोगों में जागरूकता आई कि भैया हम लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं हटा देंगे। और इसलिए कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमने ब्रिटिश के या पश्चिमी हथौड़े से ही ब्रिटिश की बेड़ियों को तोड़ दिया। एक क्वेश्चन आता है, लिख लेना आप भी। भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से ही ब्रिटिश की बेड़ियों को तोड़ दिया। पश्चिमी हथौड़े क्या थे? इनकी शिक्षा नीति, इनकी आर्थिक नीति, इनकी राजनीतिक प्रशासनिक नीति, जिनकी वजह से इन्होंने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन इनकी इन्हीं नीतियों की वजह से हम लोग जागरूक भी हुए, हम लोगों को अपना शोषण पता चला, राष्ट्र की बात पता चली, इनके जो दार्शनिक लोग थे रूस स्वतंत्रता की बात चली। तो इसलिए हम लोगों ने इनके ही ज्ञान से इन्हीं की बेड़ियों को तोड़ दिया।
सबसे पहले हम किसके बारे में कहेंगे? ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिटिश की नीतियों से, जो उसने भारत को उपनिवेश बनाकर चलाई। और हथौड़े क्या थे? ब्रिटिश की प्रशासनिक राजनीतिक नीति, ब्रिटिश की आर्थिक नीति, ब्रिटिश की शिक्षा नीति और ब्रिटिश की संचार नीति। इन्होंने चलाया इसलिए जिससे अपने मातृ देश को फायदा हो जाए, लेकिन इससे जागरूकता कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में भी आई। इस जागरूकता की वजह से हम लोगों ने ब्रिटिश की बेड़ियों को तोड़ भी दिया। हमारे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग इन्हीं चीजों की बात करते हैं। और ये सब भी इसीलिए आया क्योंकि ये लोग शिक्षित थे, ब्रिटिश के ज्ञान को जानते थे, उनके संचार को जानते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। और इसने भी हमें जागरूकता लाई कि हमें ब्रिटिश लोगों को हराना चाहिए। और अगला जो अभी हमने पीछे पढ़ा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने बोला कि सबसे पहले ब्रिटिश को हम लोग कुछ बोले, सबसे पहले अपने समाज की कमियों को दूर कर लो। ब्रिटिश लोग इतनी दूर से भी आकर हम लोगों को गुलाम बना पाए, उसका एक कारण ये तो है कि ब्रिटिश लोग ताकतवर हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि हमारे समाज में कुछ कमियां हैं, तभी तो इतनी दूर तक आके हमारे यहाँ आ सके। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो सुधार आंदोलन चला और लोगों में जो आत्मविश्वास बढ़ा, आत्म चेतना आई, उसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दी। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ये भी एक बड़ा चरण साबित हुआ ब्रिटिश के लिए, और हम लोगों में इससे एकता आई। और साथ में ब्रिटिश के कुछ गवर्नर जनरल, उनकी नीतियों ने भी भारतीय लोगों को एक कर दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने गलत कदम की वजह से एक कर दिया, जैसे लिटन और कर्जन। लिटन ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा में अधिकतम उम्र कर दी 19 वर्ष, जिससे भारतीय लोगों को सिविल सेवा में भर्ती ना किया जा सके। वहीं कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। तो ये कुछ ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्रूरतापूर्ण तरीके से, गलत तरीके से भारतीय लोगों को दबाने की कोशिश की। तो 1905 का बंगाल विभाजन जो कर्जन के सामने हुआ, और लिटन के समय में 19 वर्ष अधिकतम सीमा सिविल सर्विस की। और साथ में ही लिटन ने समाचार पत्र पर बैन लगा दिया कि अब भारतीय लोग समाचार पत्र नहीं निकालेंगे। उसका कारण क्या था? इसे डर था, समाचार पत्र निकलेगा, ये बातें बताएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन का बीज बनेगा और हम लोगों को खतरा होगा, ऐसा ना हो, इसलिए इसने समाचार पत्र को बैन कर दिया। और इसके लिए क्या बोल दिया कि भाई समाचार पत्र अधिनियम आएगा और भारतीय भाषाओं में अब कोई समाचार पत्र नहीं निकलेगा। अगला, इसने भारतीय लोगों को सशस्त्र, मतलब अगर आपको कोई भी हथियार खरीदना है तो उसमें भी आपको ब्रिटिश की अनुमति लेनी होगी। ब्रिटिश लोग खुलेआम बंदूकें लेके घूम रहे, लेकिन भारतीय लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी बंदूक नहीं ले सकते। और साथ में इस लिटन ने और कर्जन ने भी अकाल के समय भी भारतीय लोगों से भू राजस्व वसूला, और ब्रिटेन के राजा रानी जब आए तो दरबार भी लगाया। एक तरफ भारतीय लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग कर रहे हैं। और इस कर्जन की जो बंगाल की नीति थी, इसके खिलाफ जो हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया, इस स्वदेशी आंदोलन ने भी सबको एकजुट कर दिया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर भारतीय को एकजुट कर दिया कि भाई अब हमें लड़ना चाहिए। और इन्होंने बंगाल का विभाजन क्यों किया? क्योंकि बंगाल में ही इनकी राजधानी थी, और बंगाल में ही राजा राम मोहन राय, हमारे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी सुधार आंदोलन चलाए। तो इससे इन्हें डर था कि राष्ट्रीयता ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए बंगाल को विभाजित कर दो। लेकिन भारतीय लोग इस चीज को समझ गए और फिर हम लोगों ने इनके खिलाफ एक की। इसलिए कई बार बोला जाता है कुछ बुरे शासक भी जिम्मेदार थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ या राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। तो उन बुरे में कौन है? दो हैं, लिटन और कर्जन। लिटन की नीतियां समाचार पत्र अधिनियम या सशस्त्र अधिनियम वो लाना, कर्जन की नीति बंगाल का विभाजन,
और अकाल के समय भी दरबार का आयोजन करना, दिल्ली दरबार का। और कुछ अच्छे जो थे जिनमें थे रिपन। रिपन ने न्यायालय में सुधार के लिए एक बिल लेके आया रिपन, जिसका नाम था एल्बर्ट बिल। और पहले न्याय में क्या होता था, हमने न्याय व्यवस्था में पढ़ा भी था। न्याय में ये होता था, अंग्रेज लोग किसी की भी सुनवाई कर सकते थे, अंग्रेज जज, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज हो, लेकिन भारतीय जज सिर्फ भारतीयों की सुनवाई कर सकता था, अंग्रेजों की नहीं। तो लिटन ने एल्बर्ट एक बिल लेके आए कमेटी के आधार पर, और बोला भारतीय लोग भी ब्रिटिश लोगों के केस सुन सकते हैं, भारतीय जज। लेकिन जैसे ही ये बात लिटन ने बोली, रिपन ने, उसके तुरंत बाद अंग्रेज लोग साथ आ गए और इन्होंने श्वेत विद्रोह कर दिया। और उसके बाद लिटन को, रिपन को इस्तीफा भी देना पड़ा, और साथ में ये एल्बर्ट बिल जो था वो भी लेना पड़ा वापस। इससे हमें दो चीजें समझ आई। पहली बात, ब्रिटिश लोग अभी भी भेदभाव करते हैं भारतीय और यूरोपियों में, और उनके एक बात और समझ आई, संगठित होकर हम लोग भी ब्रिटिश वालों को झुका सकते हैं, जैसे श्वेत विद्रोह में अंग्रेजों ने किया। पहली बात, ये लोग भेदभाव करते हैं, और दूसरी बात, हम लोग भी संगठन बना के इनको हरा सकते हैं, जैसे इन यूरोपीय लोगों ने खुद अपने लिए किया। तो ये सारी बातों को लेकर हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के चरण एक बार फिर मैं बता देता हूं। पहला कारण, ब्रिटिश की आर्थिक नीति, जिसमें भू राजस्व नीति, और बंगाल से लेकर मराठा, साथ में अवध, किसानों का शोषण, हस्तशिल्प का पतन, भारत का विऔद्योगिकरण, और हमारी अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया। इसकी वजह से गरीबी, भुखमरी, अकाल पड़ा। और जब ये हमें पता चला कि हमारे शोषण के कर्ता ब्रिटिश लोग हैं, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अगला, इनकी संचार व्यवस्था, रेलवे, रोड, बंदरगाह, इसने भारतीय लोगों को आवागमन को आसान कर दिया, एकजुट कर दिया, और हमारे राजनेता जागरूकता के लिए एक दूसरे से मिलने लगे, और साथ में लोग भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलने लगे, और इससे भारतीयों में एकता आई, आपसी समझ आई, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ। ब्रिटिश की शिक्षा नीति, जिसने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाई, उसने हमें यूरोपियों से स्वतंत्रता, समानता, इसकी बात सीखने को मिली, और हमें राष्ट्रीयता का पता चला। साथ में ही पत्र पत्रिका, इसके माध्यम से भी लोगों में जागरूकता फैली, एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिश की नीतियों के बारे में पता चला। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने हमें बताया कि हमारे अंदर कमियां क्या है, और इन कमियों को दूर कर हम लोग आत्मविश्वास, आत्मचेतना से बढ़े, और साथ में ही दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने हमारी कुछ अच्छाइयां बताई कि वैदिक जो संस्कृति वो कितनी अच्छी थी, ना बहु विवाह था, ना बाल प्रथा थी, ना सती प्रथा थी, महिलाओं को बहुत आजादी थी। तो उस नीतियों ने भी हमें जागरूकता लाई, और एक गर्व की फीलिंग आई कि भाई हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे गवर्नर जनरल जिनकी प्रशासनिक नीतियों ने, जैसे लिटन, जिसने समाचार अधिनियम लेके आया, भारतीय समाचार पत्रों को बंद कर दिया, सशस्त्र अधिनियम लेके आया, जिससे भारतीय लोगों को हथियार लेना बंद कर दिया, और साथ में कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन कर हमारी राष्ट्रीयता को दबाने की कोशिश की, और इसके खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ, स्वदेशी विद्रोह हुआ, श्वेत नहीं, स्वदेशी विद्रोह। और उसके बाद कुछ ब्रिटिश अच्छे गवर्नर जनरल, जिसमें रिपन थे, जो एल्बर्ट बिल लेके आए थे भारतीय जजों को भी ब्रिटिश का केस सुनने के लिए। उसके खिलाफ ब्रिटिश लोगों ने श्वेत विद्रोह किया, और हमें दो बातें समझ आई। पहली बात, ब्रिटिश लोग अभी भी भेदभाव करते हैं, और दूसरा, संगठित होकर ब्रिटिश लोगों को भी हराया जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हमारे समाज में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। तो आप लिखना चाहते हो तो लिखो, भावना जी लिखिए। पहले लिखिए राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रीयता का विकास, भारत में राष्ट्रीयता का विकास ब्रिटिश एवं
भारतीय लोगों के बीच हितों को लेकर हुए टकराव से हुआ। हितों को लेकर हुए टकराव से हुआ, जहां एक तरफ अंग्रेज चाहते थे हम भारतीय संसाधन ले जाकर अपना विकास करें, वहीं भारतीय लोग अपने स्वयं का विकास करना चाहते थे, स्वयं का विकास करना चाहते थे। ये राष्ट्रीयता है। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, उद्भव के कारण। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण, उसमें लिखना पहला पॉइंट, ब्रिटिश की आर्थिक प्रशासनिक नीति। आर्थिक प्रशासनिक नीति, ब्रिटिश की इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था, जो कृषि एवं हस्तशिल्प जैसे स्तंभों पर निर्भर थी। ये आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था